हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका 4th लेक्चर है। ठीक है, और तो उसी सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए वो है किरचॉफ का वोल्टेज नियम संबंध रखता है। जो हमारा किरचॉफ के आपको दो नियम पढ़ाए थे, करंट लो एक वोल्टेज लो। तो ये पूछ रहा है जो वोल्टेज नियम है वो संबंध रखता है, मतलब किस किस के बीच संबंध रखता है। जंक्शन वोल्टेज से संबंध रखता है, केवल वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ से संबंध रखता है, या केवल वोल्टेज ड्रॉप से, या केवल ईएमएफ से, है ना। तो इसका जो आंसर सही जाएगा वो क्या जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप और ईएमएफ से किसका संबंध है, वोल्टेज लो का, है ना। तो एक बार जल्दी से वोल्टेज लो देख लो क्या होता है। वोल्टेज का नियम क्या कहता है कि अगर कोई हमारा एक सर्किट है ना, तो क्या होगा, उसमें लगने वाली वोल्टेज, है ना, उसमें लगने वाली वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का जो गुणनफल है, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहां पे, है ना, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है ना, बताया था ना। तो यानी कि जो वोल्टेज नियम है वो किस किस के बीच संबंध रख रहा है, एक तो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IR और V यानी कि किसके, EMF के बीच। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका आंसर क्या लगाया, बी लगाया। और एक बार ये भी देख लो कि ये लगता कैसे है ना, जल्दी से कैसे लगाते हैं हम, माइनस से प्लस, पहले टर्मिनल इसके सेट करते हैं यानी कि पोलैरिटी सेट करते हैं इसकी। ठीक है, फिर माइनस से प्लस यानी कि चीजें बढ़ रही हैं तो पॉजिटिव, और प्लस से माइनस यानी कि चीजें घट रही हैं तो माइनस I और R1। ठीक है, और फिर प्लस से माइनस यानी कि माइनस I R2। इस तरह ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये क्या है, हमारा वोल्टेज नियम है, किसका, किरचॉफ का। और ये आपको पता भी चल गया किस किस के बीच संबंध रखता है, वोल्टेज ड्रॉप और किसके भाई, EMF के। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर में दो प्लेट निम्न के द्वारा पृथक होती हैं, है ना। कैपेसिटर है, आप सबको पता है कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं ऐसे, है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो ये जो दोनों प्लेटें होती हैं ये किसके द्वारा पृथक होती हैं, यानी कि इसके बीच में क्या चीज भरी जाती है, फिल की जाती है, क्या चीज फिल की जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या चीज होती है। वो होता है भाई हमारा परावैद्युत पदार्थ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। क्या होता है वो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा कैपेसिटर देख लो क्या होता है। कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है भाई, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, किसे, एनर्जी को, है ना, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। किस फील्ड में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, किस रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ये हमारा किसे, चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है ना। एनर्जी की जगह आप इसे कह सकते हो कि भाई ये चार्ज को स्टोर करने का भी काम करता है, किसे, चार्ज को यानी कि आवेश को, है ना। और ये किसके फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये चार्ज को हमारे स्टोर करने का काम करता है। तीसरा जो इसका है, ये क्या करता है भाई, वोल्टेज परिवर्तन, है ना, ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, किसका, किसका भाई, वोल्टेज परिवर्तन का, है ना। जो हमारा क्या है कि भाई ये वोल्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ये विरोध करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो, वो क्या है कि ये AC पे तो काम करता ही है, ये DC पे भी काम करेगा, लेकिन कब तक, जब तक ये चार्ज हो रहा है। और जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो DC में ये फिर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। DC में क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट, है ना। कब हो जाएगा, और ओपन सर्किट चार्ज होने के बाद, है ना, किसके होने के बाद, चार्ज होने के बाद। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह आते हैं, देखो एक इसका फार्मूला होता है C बराबर सिग्मा नोट A अपॉन D, है ना, C बराबर सिग्मा नोट A अपॉन D। ठीक है, A क्या है, जो ये प्लेट है ना, प्लेट, इनका क्षेत्रफल, इनका एरिया। ठीक है भाई, और D क्या है, इन दो प्लेट के बीच की दूरी। ठीक है, क्या है, D इन दो प्लेट के बीच की दूरी है, और A क्या है, इसका प्लेट का क्षेत्रफल, और ये क्या है,
ये तुम्हें बताया था ना मैंने जब ओम का नियम पढ़ाया था, ये क्या है, परमिटिविटी। लेकिन यहाँ ये किसकी परमिटिविटी है, जो हमने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया उसकी परमिटिविटी कहलाती है ये, है ना, क्या है ये, परमिटिविटी। तो इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दो और ए और डी पे फोकस करो जरा। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि जिस हिसाब से कैपेसिटर की जो प्लेट है उनका एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, है ना। कैपेसिटर तो ये है और इसकी चार्ज या एनर्जी स्टोर करने की क्षमता कहलाती है कैपेसिटेंस, है ना। एनर्जी और चार्ज जितना ये स्टोर कर सकता है वो कहा जाता है क्या, कैपेसिटेंस कहलाया जाता है। और ये जो कैपेसिटेंस है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ए के। ए क्या है, ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट है ना, इसका क्षेत्रफल, यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि इन दो प्लेट की बीच की दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी कैपेसिटेंस, यानी कि स्टोर होने वाला जो चार्ज है वो उतना ही कम होता चला जाएगा, और जितनी ये नजदीक आती चली जाएंगी ये कैपेसिटेंस C उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये है हमारा पूरा कैपेसिटर, ठीक है। और एक इसमें क्या है, देखो एक इसमें प्रेरक भी है, प्रेरक ये है ना, ये क्या कहा जाता है, इंडक्टर, है ना। ये क्या है भाई, इंडक्टर है। ये जो मैंने तुम्हें बताया वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, कौन, कैपेसिटर। और इंडक्टर क्या करता है, करंट में होने वाले, करंट के मान में परिवर्तन का क्या करता है, ये विरोध, ठीक है भाई। परिवर्तन किसका, इंडक्टर किसके मान में विरोध करता है, किसके मान में परिवर्तन होने का विरोध करता है, करंट के। और कैपेसिटर वोल्टेज के। तो ये एक कैपेसिटर में दो प्लेट निम्न के द्वारा पृथक होती है, किसके द्वारा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि विद्युत परावैद्युत पदार्थ, ठीक। और एक चीज और इसके बारे में याद रखनी कैपेसिटर के, वो क्या है, वो ये है, कैपेसिटर में हम कुछ भी फिल करेंगे, ठीक है, चाहे इसमें तुम पेपर लगा दो, चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दो, इसका कैपेसिटेंस बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि हम कोई कैपेसिटर था और हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो भाई आंख बंद करके लगा देना, बढ़ेगा, ठीक है। कोई हमने इसमें चालक तक की रोड रख दी, चाहे हमने इंसुलेटर की रोड रख दी, है ना, कुछ भी अगर हम इसके बीच में फिल कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि आदर्श करंट स्रोत में, जो आइडल हमारा करंट सोर्स होता है उसमें क्या होता है, तो क्या होता है, आंतरिक चालकता 0 होती है, आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, लोड न होने पर वोल्टेज 0 होती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, ठीक। अब देखो कैसे, आदर्श करंट सोर्स, दो तरीके के हमारे सोर्स होते हैं, एक तो आइडल करंट सोर्स और एक होता है आइडल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब आइडल जो हमारा करंट सोर्स होता है उसका मतलब क्या है कि कोई है जो हमें करंट दे रहा है ना, यानी कि आई दे रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब इसने क्या कहा कि भाई इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है किसका, आदर्श करंट सोर्स का, है ना, आदर्श करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। नहीं ये नहीं होगा इसका आंसर, रुको एक सेकेंड, है ना, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। क्यों नहीं होगा, देखो हमने क्या कहा कि अगर कोई हमारा करंट सोर्स है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ हम शो करते हैं, उसके पैरेलल में। और आइडल करंट सोर्स का मतलब क्या है कि भाई कोई भी करंट इसके अंदर ना रुके, कहाँ जाए, सब लोड को जाए। और लोड को कब जाएगी, जब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा ये क्या होगा, अनंत होगा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जब अनंत होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ध्यान रखना है इसे, है ना।
तो इसका आंसर क्या होगा, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अनंत हो गया, यानी कि इसके अंदर करंट कितनी होगी, कितनी हो गई, मतलब दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता करंट के पास जीरो, यानी कि इसकी चालकता क्या है, शून्य। इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है भाई। और जो एक दूसरा जो हमारा होता है वो होता है, ये तो है हमारा क्या है, करंट सोर्स है ना। एक होता है हमारा वोल्टेज सोर्स। अब जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसके पैरेलल में लगा होता है ना। कहाँ लगा होता है भाई, पैरेलल में, सॉरी रेजिस्टेंस लगा होता है हमारा सीरीज में। ठीक है, आज जो है दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कहाँ होता है, देखना भाई कहाँ है, ये सीरीज में है, किसके, वोल्टेज सोर्स के, है ना। अब वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज में होता है। अब ये सारी वोल्टेज लोड को दे, है ना, सारी वोल्टेज कहाँ जाए, लोड पे जाए, तो उसके लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना, तभी तो लोड पे जाएगी सारी वोल्टेज, इसके अंदर कोई कुछ भी वोल्टेज खर्च नहीं होगी। और इसीलिए इसका जो रेजिस्टेंस है किसका, करंट सोर्स का, वो इन्फिनिटी क्यों है कि भाई जितनी भी करंट है वो सारी कहां जाए, लोड पे जाए, ना कि इसके अंदर भी कुछ रहे। और इसके अंदर करंट कब नहीं जाने की, जब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अनंत होगा, है ना। तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है, यानी कि उसकी आंतरिक चालकता कितनी होती है, 0। और जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है ये वाला, है ना, वोल्टेज सोर्स, इसका जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है क्या, 0, जिससे कि सारी वोल्टेज कहां जाए, लोड पे जाए, अंदर जो है कुछ भी खर्च न हो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना थोड़ा सा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, है ना। जो इससे पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, उसे एक बार देखना। वो जो आंतरिक रेजिस्टेंस था, अगर वो वोल्टेज सोर्स दिया होता तो हमारा बी जो ऑप्शन था वो सही होता, लेकिन उसने क्या दे दिया, आंतरिक चालकता, है ना। अब वो सीरीज में तो रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल प्रतिरोध किसका शो होता है, वो तो हमारा वोल्टेज सोर्स का होता है भाई, है ना, सीरीज में। इसलिए हमने क्या कहा, जो हमारा पैरेलल में था, पैरेलल में किसका आंतरिक प्रतिरोध हमारा शो होता है, वो होता है हमारा किसका भाई, करंट सोर्स का। तो इसीलिए उसका जो आंसर है हमें क्या लगाना पड़ा, करंट सोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, बस तुम्हें ये देखना है कि किसका कहां पे शो करना होता है। जैसे वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां शो होता है, सीरीज में, और करंट सोर्स का उसके पैरेलल में। ठीक है, चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। अब बताओ जरा किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, है ना। इन्होंने क्या दे रखी है, एक तो वोल्टेज दे रखी है और एक क्या दे रखी, वाट दे रखी। अब या तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक शॉर्ट ट्रिक एक लॉन्ग ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक तो ये कहती है कि भाई सबके सोल्व करके देख लो, है ना, या फिर शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि तुम्हें बस केवल एक फार्मूला पढ़ना आना चाहिए, और फार्मूला क्या है वो, P बराबर V²/R। अब इसे कैसे पढ़ोगे, क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना, ये तो इसे इधर पूछा दो, इसे इधर पूछा दो, ये मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें करवा भी रखा है। ठीक है, तो R बराबर V²/P। अब ये देख लो कि भाई जो P है वो R के साथ कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं, यानी कि जिसकी P ज्यादा होगी पावर, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब ये देख लो भाई किसकी P पावर ज्यादा है, ये तो 60 ज्यादा है या 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है, यानी कि 60 वाले तो दोनों खत्म हो गए ये ऑप्शन। ठीक है, अब क्या रह गए, 100 वाले रह गए। अब 100 वालों में P के साथ कैसे है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका P ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, अब R देख लो, R के साथ कैसे है, ये R के साथ तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका V कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, और जिसका V ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो अब 220 में और 115 में से कौन कम है, 115 कम है, तो यानी कि किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, 115 वोल्टेज और 100 वाट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा, इसे चाहे तो तुम इसी में सोल्व करके देख लेना, नहीं तो ये वाला अगर फॉर्मूला तुम समझ जाओगे, वैसे तो इतना भारी तो है नहीं भाई,
है ना, कि भाई P बराबर V²/R। जब मैंने तुम्हें पावर पढ़ाई है तो ये फार्मूला भी पढ़ाया है और तीनों फार्मूले पढ़ाए हैं इसके, और ये भी बताया है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। ठीक है, तो जिसका P ज्यादा है उसका R कम होगा। P किस क्या ज्यादा है, 160 में से 100 ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि अभी ये दो ऑप्शन रह गए लाइन में, वे तो भारी हो गए। उसके बाद देख लो वोल्टेज किसकी कम है किसकी ज्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, यानी कि जिसकी V कम होगी उसकी R भी कम होगी। अब इन दोनों में से V किसकी कम है, ये कम है, तो इसका मतलब हमारा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्या है कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है ना। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है भाई, क्या होती है, फेरेड, है ना। ये फेरेड है और ये तुम्हें माइक्रोफेरेड में भी देखने के लिए मिल सकती है। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, माइक्रोफेरेड। हेनरी किसकी है, इंडक्टेंस, है ना, किसकी है, इंडक्टेंस की। जूल किसकी है भाई, ऊर्जा, एनर्जी, है ना। और कूलाम किसकी है, आवेश की, है ना। तो कैपेसिटेंस किसकी है, कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेड, और इसे हम क्या में जानते हैं, माइक्रोफेरेड में भी जानते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है, परावैद्युत क्या है। परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, है ना। तो वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे विद्युत रोधी पदार्थ, है ना। कौन से पदार्थ कहलाते हैं भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, इसे ध्यान रखना है तुम्हें। और ये कहाँ भरे जाते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे ट्रांसफार्मर में भरे जाते हैं या कैपेसिटर में भरे जाते हैं, है ना, उनकी कैपेसिटेंस को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई वोल्ट मीटर को लाइन में जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी भी लाइन की वोल्टेज मेजर करनी है और हमारे पास वोल्ट मीटर है तो लाइन के साथ किस क्रम में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो यानी कि श्रेणी क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में। तो इसका आंसर है समांतर क्रम में। ठीक है, और श्रेणी क्रम में किसे किया जाता है भाई, किसे किया जाता है, एमीटर को। यानी कि अगर हमें करंट मेजर करनी है तो हमें एमीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में, है ना। तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा कि भाई अगर ये हमारी एक फेज है और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है ना। तो इस तरह हम किसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को। ठीक है, जैसे नॉर्मली हमारे लाइट पंखे कनेक्ट होते हैं कि भाई एक न्यूट्रल है एक फेज। और अगर हमें एमीटर कनेक्ट करना है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे उसे, श्रेणी सीरीज में कनेक्ट करेंगे, श्रेणी क्रम में, कि भाई केवल फेस के साथ उसे कनेक्ट करके उसे हम कौन सा नहीं, क्या नहीं देंगे, न्यूट्रल नहीं देंगे। ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा वोल्ट मीटर है, लाइन के साथ कनेक्ट करना है तो किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में कौन होगा, एमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है ना। नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए अब एक वो होती है क्या, एनालिसिस बोलते हैं उसे हम, नोडल एनालिसिस बोलते हैं, है ना। अब ये ही पूछ रहा है वो कि भाई नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए कौन सा नियम लागू होता है, तो वो नियम होता है दोस्तों केसीएल। कौन सा, केसीएल। उसमें ये देखा जाता है कि भाई अगर कोई एक नोड है जहां पे 3 ब्रांच मिल रही हैं, है ना, ऐसे ये, ठीक है, यहां, तो कौन सी करंट आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है, ये। ठीक है भाई, तो ऐसे लिया जाता है ये, इसे बोलते हैं हम नोडल इक्वेशन, I1 I2 और I3, है ना। तो क्या होगा, देखो ये तो अंदर आ रही है, अब अगर अंदर आने वाली तुम प्लस में लोगे तो बाहर जाने वाली तुम्हें क्या में लेनी पड़ेंगी, माइनस में लेनी पड़ेंगी, है ना। ये तो नोडल या जंक्शन विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं हम, कौन सा, केसीएल। तो ये ध्यान रखना, ये देखो मैंने तुम्हें केवीएल केसीएल पढ़ाए हैं बड़ी अच्छी तरीके से, है ना। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आते हैं, वहां बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं आने के, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। अभी तक तो वो पूछ रहा था कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, और अब वो पूछ रहा है कि भाई चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर
नहीं करता, है ना। तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A, है ना। तो ये क्या है, ये तो पदार्थ है कि भाई किस मटेरियल का वो बना हुआ है, यानी कि इस पे तो ये कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, इस पे करता है ना। तो अगर वो पूछ रहा है नहीं करता, तो तुम्हें पता होना चाहिए किस पे करता है, तभी तो पता लगाओगे किस पे नहीं करता, है ना। तो पदार्थ किसका बना हुआ है, यानी रो इस पे तो कर रहा है, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत है। लंबाई पे भी कर रहा है ना, आर बराबर आ रहा है ना, क्षेत्रफल पे भी कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी ईएमएफ तो नहीं आ रहा वी, तो इसलिए जो किसी भी चालक का पद वो है क्या, रेजिस्टेंस, वो किस पर निर्भर नहीं करता, ईएमएफ पे निर्भर नहीं करता, और जबकि किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे भी, क्षेत्रफल पे भी, और किस मटेरियल का वो बना हुआ है, यानी कि पदार्थ पर भी निर्भर करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है ना। विद्युत ऊर्जा की, अभी तक विद्युत ऊर्जा की इकाई तुम क्या देख रहे थे भाई, जूल है ना, लेकिन अभी यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अभी विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, देखो कैसे पता करेंगे, वी यानी कि वोल्टेज, है ना, और ए यानी कि करंट, वीए। तो वीए किसकी होती है, ये तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है भाई, है ना। अब के तो क्या है, किलो है के तो, है ना, तो इसे छोड़ दो, वी क्या है, ये तो वोल्टेज की रेटिंग है भाई, है ना। और ये देखना वीए और के वीए, तो के तो हटा दो, ये तो किलो है, वी ये भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ना, किसकी रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की। तो क्या बचा, ये बचा KWH, है ना, इसे भी हटा दो, वाट आवर, तो वाट आवर क्या है, ऊर्जा ही नहीं है वाट आवर, है ना। तो ये है हमारी किलोवाट आवर, किसकी इकाई है ये, ऊर्जा की, ठीक है। तो जहां कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो वहां एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि कौन से जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो किसके सही आंसर है ना। तो वहां से तुम्हें पता चलेगा कि इसमें से ऑप्शन में से सही सुटेबल आंसर हमारा क्या होगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये एक ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है ना। फैन रेगुलेटर में प्रतिरोध किस पदार्थ का बना होता है ना। जो फैन रेगुलेटर होते हैं हमारे, तो उसमें जो प्रतिरोध लगा होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस लगा होता है, वो किस पदार्थ का बना होता है ना। तो देखो जरा, कार्बन के क्या बने होते हैं भाई, कार्बन के तो बुश बने होते हैं, है ना। और नाइक्रोम का क्या होता है, नाइक्रोम का तो हीटर का वायर होता है। और टंगस्टन का क्या होता है, टंगस्टन का बल्ब का एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या है सही, यूरेका, क्या है सही, यूरेका, है ना। तो ध्यान रखना कि जो रेगुलेटर, जो प्रतिरोध बने होते हैं फैन रेगुलेटर में लगे हुए, वो किसके बने होते हैं, यूरेका के बने होते हैं। या फिर जो हम शंट प्रतिरोध का यूज करते हैं, है ना, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एमीटर की, जब हम रेंज बढ़ाते हैं तो उसमें एक शंट लगाते हैं। तो जो शंट होता है वो भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ का बना होता है, यूरेका का बना होता है ना। और कार्बन के हमारे क्या बने होते हैं, बुश बने होते हैं, है ना। कार्बन के क्या बने होते हैं, बुश। और नाइक्रोम का क्या बना होता है, हीटर का वायर। और टंगस्टन का क्या बना होता है, जो हमारा बल्ब होता है ना, बल्ब 100 वाट का 200 वाट के जो बल्ब होते हैं, पहले चलते थे अब कम चलते हैं, तो उसका जो एलिमेंट है वो बना होता है हमारा किसका, टंगस्टन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई।